तो मैंने उषांक घई लिखने के बजाय गुप्ता फोटोस्टेट लिखकर उसको दे दिया। मान लेते हैं नेहा ने मुझे चेक दिया था, जो मेरी स्टूडेंट थी, तो नेहा का चेक मैंने अपने अकाउंट में ना डाल के, मेरे को चेक तो मिला लेकिन मैंने अपने अकाउंट में डाला, मैंने वही चेक उठाया और गुप्ता जी को दे दिया। हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को, स्वागत आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो बच्चों, आज हम करेंगे कैश बुक, अकाउंटेंसी का सबसे प्यारा, सबसे स्कोरिंग, लेंथीएस्ट, मतलब क्वेश्चन वाइज लेंथीएस्ट चैप्टर है भैया। ये बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, 8-8, 6-6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इससे आसान चैप्टर पूरी की पूरी अकाउंटेंसी में नहीं मिलेगा। ठीक है जी, अगर प्रॉपर तरीके से पढ़ा जाए तो। बच्चे बड़ा घबराते हैं, कैश बुक सर मैच नहीं हो रहा, आंसर नहीं आ रहा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इसका बेसिक इंट्रोडक्शन जानना। हम वहां पर मात खा जाते हैं। हमें यह जानना बड़ा जरूरी है कि हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं। आप लोगों ने जर्नल चैप्टर पढ़ा, जर्नल के बाद आपने उसकी लेजर पोस्टिंग सीखी। लेजर के अंदर हम कैश अकाउंट बनाते थे, तो जब हम कैश अकाउंट बना ही रहे हैं तो कैश बुक क्यों बना रहे हैं? क्या ये दोनों एक ही बातें हैं? क्या दोनों बनाने पड़ते हैं? तो ये सारे सवाल के जवाब आपको इस लेक्चर में मिलेंगे। दूसरा, इंपॉर्टेंट एंट्रीज। मैं यहां पर इस तरीके से आपके नोट्स डेवलप करा दूंगा कि आपको जो खतरनाक एंट्रीज हैं, जो 100% आपके पेपर में आएंगी, उसके बिना क्वेश्चन बनता ही नहीं है। कॉन्ट्रा एंट्रीज, चेक वाली एंट्रीज, बाउंसिंग एंट्रीज, एंडोर्स एंट्रीज, वो सारी की सारी मैं आपको इसी लेक्चर में दे दूंगा। इसके बाद आपको कुछ और, मतलब उसके बाद से प्रैक्टिस बचती है। आप जो, मतलब प्रैक्टिस भी कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा, क्योंकि मुझे क्या सिखानी है आपको? प्रॉपर प्रेजेंटेशन। एंट्रीज तो आ गई, लेकिन हम बच्चे रिप्रेजेंट ठीक से नहीं करते, तो वहां हमारे नंबर कट जाते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर मैं पूरा का पूरा कैश बुक प्रिपेयर कराने वाला हूं, विद लॉजिक एंड विद प्रैक्टिकल नॉलेज, कि ऐसा क्या करेंगे फ्यूचर में जब हम अकाउंटेंट बन जाएंगे कि कैश बुक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाएगा हमारा। और हमको तो बीआरएस भी पढ़ना है, बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और उसके लिए भी क्या चाहिए आपको? कैश बुक चाहिए। तो भैया आराम से सुनना, पहले तो सुनो कि एक्चुअल में इसका कॉन्सेप्ट है क्या। मैं आपको बताता हूं। आप लोगों ने जर्नल पढ़ा, आप लोगों ने लेजर पोस्टिंग की, जर्नल की सारी एंट्री हम लेजर में डाल देते थे। अभी हम लोगों ने जर्नल पढ़ा 10-10, 12-12, 13-13 एंट्री का। अब हम एग्जांपल लेते हैं एक ऐसे रेस्टोरेंट की या एक ऐसा बिजनेस की जहां पर एक दिन के अंदर 100 ट्रांजैक्शन हो रही है। ठीक है जी, 100 ट्रांजैक्शन मतलब 100 बारी माल खरीद बेच नहीं रहा, ओवरऑल मिला के 100 ट्रांजैक्शन। सैलरीज भी जा रही है, रेंट भी दे रहा है, कभी कभी रिपेयर भी हो रही है, रॉ मटेरियल भी खरीद रहा है, सेल भी कर रहा है, समझ रहे हो? झाड़ू खराब हो गया तो झाड़ू आ गया, पोछा खराब हो गया, पोछा आ गया, बल्ब खराब हो गया, बल्ब लगवा दिया, इंश्योरेंस की डेट आ गई। ऐसे कर करके एक दिन में लगभग 100-125 ट्रांजैक्शन कर रहा है। तो मान के चलो साल की तो भैया 36,000 ट्रांजैक्शन हो गई। अगर उसका मैं जर्नल बनाता हूं और उसके लेजर बनाता हूं, तो कैश की ट्रांजैक्शन कितनी सारी होंगी, कैश और बैंक की ट्रांजैक्शन कितनी सारी होंगी। तो कैश और बैंक की इतनी सारी ट्रांजैक्शन को अगर मैं कैश अकाउंट में डालूंगा, तो वो अकाउंट तो भैया वो लेजर नहीं कहलाया जाएगा। इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लेते हैं एक इंस्टीट्यूट है, ओएसआर अकेडमी मान लेते हैं। तो वहां पर मान लेते हैं 8 टीचर काम कर रहे हैं। टीचर 8 हैं, बच्चे 800 हैं। 8 टीचर, 800 बच्चा, एग्जाम्पल के तौर पर। मतलब ये मत लेना कि सर ये तो खराब रेशो है। अटेंडेंस रजिस्टर किसका बनाओगे, बच्चों का या टीचर का? देखो, 8 टीचर का अटेंडेंस रजिस्टर नहीं बनाया जाएगा, उसको तो एक कॉपी पे भी लिख लोगे। कभी कभी जो टीचर छुट्टी करेगा तो उसका तो रिकॉर्ड हम वर्बली व्हाट्सएप पे भी रख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन 800 बच्चा अगर छुट्टी कर रहा है, या उनमें से कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, किसकी क्लास कौन सी डेट पर है, उसको मैनेज करने के लिए आपको एक किताब चाहिए, एक रजिस्टर चाहिए। उस रजिस्टर को आप अटेंडेंस रजिस्टर बोलते हो। इसी प्रकार से अकाउंटेंसी में भी जो ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में की जाती है, जैसे कैश और बैंक की ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, तो उसके लिए एक अलग किताब बना देते हैं, उसको फिर हम लेजर में नहीं करते। तो एक सवाल हमारे मन में उठता है, स्टार्टिंग में भी उठा था, कि क्या कैश अकाउंट जब हम बना रहे हैं तो क्या कैश बुक बनानी बड़ी ज़रूरी है? आंसर इस, जब कैश बुक बनेगी ना, तो कैश अकाउंट की नीड ही नहीं होगी, बैंक अकाउंट की नीड ही नहीं होगी। तो आपको लेजर नहीं बनाना होगा। सॉरी, तो आपको लेजर नहीं बनाना होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना है?
कैश बुक बनानी है। कैश बुक के अंदर बैंक भी आ जाता है, बताएंगे आपको। तो कैश बुक बनाने से क्या होगा, एक अलग से आपका एक रजिस्टर बन जाएगा, एक अलग से आपकी किताब बन जाएगी, लैपटॉप पे अलग से एक फोल्डर बन जाएगा जहां पर कैश की सारी ट्रांजैक्शन आ जाएंगी। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस है उसके अंदर जो हम जर्नल करते थे, एक्चुअली में जो जर्नल होता है वो ये होता है। जब हमारे सामने ट्रांजैक्शन आते हैं हम उसको पैसे में कन्वर्ट करके रिकॉर्ड करते हैं ना, तो अभी तक तो हम एक ही डब्बे में रिकॉर्ड कर रहे थे, उसको बोलते थे जर्नल एंट्रीज। अब यहां पर क्या हो गया, वो इसलिए सिखाई जाती हैं आपको कि ताकि आप प्रो हो जाओ, ट्रेंड हो जाओ डुअल एस्पेक्ट जानने के लिए। एक्चुअल में जर्नल के अंदर ये रिकॉर्डिंग का हिस्सा है, ये सारी किताबें बनेंगी, समझ ला, एक और बन जाएगी। तो सबसे पहले तो बनती है बेटा हमारी कैश बुक, ये भी 3 प्रकार की होती है, वो भी सिखाएंगे। फिर आती है हमारी परचेज बुक, फिर आती है हमारी सेल्स बुक, फिर आती है हमारी परचेज रिटर्न बुक, फिर आती है हमारी सेल्स रिटर्न बुक, और फिर आता है हमारा जर्नल प्रॉपर। ठीक है जी। और भी किताबें होती थी, वो अब नहीं है, मतलब अब हम बनाते ही नहीं है, क्योंकि वो सरकारी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाते, बताऊंगा वो भी कभी आके फुर्सत में। तो देखो पहले तो हमें कैश बुक, तो अगर हमारे बिजनेस के अंदर कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी या बैंक से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी वो इस किताब में चली जाएगी। एक रजिस्टर खरीद लिया। अगर आप उधार में माल खरीद रहे हो, फर्नीचर नहीं, जिसका आप व्यापार कर रहे हो, आपने वो खरीदा, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड जो भी है, तो आप परचेज बुक के अंदर एंट्री डाल दोगे, उसके लिए अलग से एक बनाओगे रजिस्टर। सेल बुक, उधार में माल बेच रहे हो तो यहां आ जाएगा। माल वापसी आ गया, समझ रहे हो, या माल वापसी चला गया, ये अलग किताब बन जाएंगी। इसके अलावा जो ट्रांजैक्शन है वो जर्नल एंट्रीज में जाएगी। डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, क्लोजिंग स्टॉक, एक्रूड इंटरेस्ट, लॉस बाय फायर, समझ रहे हो। फर्नीचर उधार पे खरीद लेना, फर्नीचर कैश में खरीद लेना तो यहीं आ जाएगा। फर्नीचर उधार पे खरीद लेना, लोन ले लेना बैंक से, बैंक को ब्याज, समझ रही है, सारी की सारी चीजें। लोन ले लेना तो खैर यहाँ आ जाएगा, लेकिन 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 जितनी भी बाकी ट्रांजैक्शन हैं वो सारी की सारी यहाँ आ जाएंगी, और इसका जिक्र हम यहाँ पर नहीं करेंगे। ऑब्वियस ही बात है, ये एक अलग चैप्टर है जिसको हम सब्सिडरी बुक्स या अदर बुक्स कहते हैं। ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है जी, ये नेक्स्ट वीडियो में देखने को आपको मिल जाएगा। आज हमारा पूरा प्राइम फोकस किस पर है बेटा, कैश बुक पर है। इतना समझ में आ गया, कैश अकाउंट बनाने की कोई नीड नहीं है। वो लोग कैश अकाउंट बनाते हैं, उनको अलग से किताब की जरूरत नहीं है। जिनके पास 7 या 8 बच्चे या 10 बच्चे 20 बच्चे आ रहे हैं, एक ही बैच पढ़ा रहा है टीचर, उनको पता है 20 बच्चे में से आए सुरेश तू आज नहीं आया था, सुरेश तू कल नहीं आया था, ऐसा तो वहां पर याद रहता है, क्योंकि 20 ही बच्चे हैं, किसकी फीस आई किसकी नहीं है। तो रिकॉर्ड बड़ा करने की कोई नीड नहीं, किताब बनाने की अलग से कोई नीड नहीं है। तो वहां पर जर्नल होता है, फिर क्या बन जाता है, लेजर पोर्शन, छोटी दुकानों के लिए, जहां पर कैश ट्रांजैक्शन, बैंक ट्रांजैक्शन, माल खरीदना, माल बेचना, माल वापसी आना, माल वापसी जाना बहुत ज्यादा तादाद में हो रहा है। तो उनके लिए अलग अलग डेडिकेटेड किताब बना दी जाती है कि भैया इस किताब में एक रजिस्टर खरीद लो, उसके ऊपर लिख दो कैश बुक। समझ रहे, इतना ही सिंपल है। एक फोल्डर बना दो जिसके ऊपर लिख दो कैश बुक, यहाँ पे सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगी। तो टाइप्स ऑफ कैश बुक, मेन पॉइंट ये है। अब आ गए हम चैप्टर पे, टाइप्स ऑफ कैश बुक। ये भी कंपनीज, फर्म अपने अकॉर्डिंग देखकर चूज करेंगे कि हमारी कौन सी बेहतर है, ठीक है, हमारे लिए कौन सा बेहतर है। तो बेटा मोटा मोटा तौर पर 2 प्रकार की कैश बुक होती है, तीसरी भी बनाई जाती है, लेकिन वो कौन बनाता है भी बताता हूं। सबसे पहले तो कैश बुक आती है पहले टाइप की, वो है सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक, इसको हम सिंगल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। फिर आती है हमारी 2 कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम भी कहते हैं, 2 कॉलम कैश बुक। और एक आती है बेटा हमारी पेटी कैश बुक। अब पेटी क्या होता है ये भी बताएंगे आपको, तीनों एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है जी। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल यानी सिंगल कॉलम कैश बुक। देखो सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होती है, कौन बनाता है, ये जान लेते हैं। ऐसा व्यापारी जिसकी कैश ट्रांजैक्शन ही ज्यादा होती है,
ज़्यादा मतलब 1000 में से 999 ट्रांजैक्शन वो कैश में करता है या उधार पे कर रहा है। बैंकिंग की ट्रांजैक्शन ज़्यादा नहीं है, जिसकी बैंक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होती। ज़्यादा का मतलब है ना के बराबर वो बैंक की ट्रांजैक्शन करता है, ठीक है जी, जो सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन करता है। तो यहाँ पर आपको नोट करना पड़ेगा ओनली कैश ट्रांजैक्शन, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस वो करता है, कोई बैंक की ट्रांजैक्शन नहीं करता। नो बैंक। हाँ, बैंक से पैसा निकलवाया वो भी एक कैश ट्रांजैक्शन है, बैंक में पैसा जमा कराया वो भी एक कैश ट्रांजैक्शन है, उसमें भी कैश इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन चेक आया, चेक गया, यूपीआई आया, यूपीआई गया, वो यहां पर इन्वॉल्व नहीं होता। अगर ऐसा कोई व्यापारी है जो ज्यादातर कैश ट्रांजैक्शंस कर रहा है तो वो सिंपल कॉलम कैश बुक प्रेफर करेगा, ठीक है जी। इसके अंदर सिर्फ ओनली कैश ट्रांजैक्शन आएंगी, कोई भी बैंक की ट्रांजैक्शन एंड नो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ऑब्वियस ही बात है, उधार वाला कोई भी सामान पूरे चैप्टर में ही नहीं आएगा। नो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सिंपल कॉलम कैश बुक को बनाना बड़ा सिंपल है क्योंकि इसका नाम ही सिंपल है। सिंपल कैश बुक को हम यहां पर हेडिंग डालते हैं कैश बुक। फॉर्मेट चेक करो भैया, डेबिट, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट। अगर ये लेजर होता तो यहां जेएफ लिखा होता, ये लेजर नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नल, बताया था। अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट। इसके दो पहलू हो गए, एक पहलू हो गया ये वाला और एक पहलू हो गया ये वाला। इस पहलू के अंदर खुशियां आती हैं, यानी हैप्पीनेस आता है। हैप्पीनेस यानी जब पैसा आएगा, कैश आएगा। जब भी कैश आएगा तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है जी। यहां पर आती है सैडनेस यानी दुख। दुख का मतलब जब कैश जाएगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। और ये हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में सीख लिया था। एसेट बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। कैश इज एन एसेट, ठीक है ना। तो कैश बुक, पैसा आएगा तो इधर, जाएगा तो इधर। इससे सिंपल, नाम ही है ना सिंपल, इससे सिंपल कॉन्सेप्ट पूरी अकाउंट्स में नहीं है बेटा। मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन, मजा आ जाएगा तुमको। देखो क्या कह रहे हैं, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ रिपिंदर इन हिज सिंगल कॉलम कैश बुक एंड बैलेंस शीट। ठीक है जी, कर देंगे। जनवरी 1 को रिपिंदर ने बिजनेस स्टार्ट किया था 2 लाख रुपयों से। तो अकाउंट के हिसाब से सोचो, यहां पर जनवरी 1 पैसा आया ना बिजनेस में। आपने रिपिंदर के हिसाब से नहीं सोचना होता, पता है आपने किसके हिसाब से सोचना है, बिजनेस के हिसाब से सोचना है, ठीक है ना। तो 2 कैपिटल, डेबिट साइड में आता है तो 2 से लिखते हैं। खुशियां आ गई, कितना अमाउंट आया बेटा, 2 लाख रुपया, ठीक है जी। इसके बाद परचेज फर्नीचर फॉर कैश 50,000 रुपए का, जनवरी 2 खरीदा है। दुख की बात है, पैसा, फर्नीचर आ रहा है वो खुश की बात है, कैश के पॉइंट ऑफ व्यू दुख की बात है ना, पैसा जा रहा है। तो जनवरी 2 यहां पे जब भी शुरू करोगे तो बाय से करोगे, तो बाय फर्नीचर अकाउंट। अब देखो प्रेजेंटेशन की बात मैंने की थी, तो प्रेजेंटेशन का सबसे पहला असूल क्या है, ध्यान समझना। एक तो कोई लाइंस नहीं छूटनी चाहिए कैश बुक के अंदर या किसी भी टॉपिक ऑफ अकाउंटेंसी के अंदर, लाइंस नहीं छोड़ते। कोई भी अकाउंट आप बना रहे हो, कोई किताब आप बना रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, डेबिट साइड 2 से, क्रेडिट साइड बाय से, एंड हर एक चीज के आगे अकाउंट लिखना है। यहां देखो, अभी धीरे धीरे और प्रेजेंटेशन स्किल्स बताऊंगा, वो हमेशा याद रखेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। इसके बाद जनवरी 3 परचेज गुड्स फॉर कैश। अब आपने माल खरीदा है, दुख की बात है, पैसा जाएगा, जनवरी 3। तो यहां पर आ गया जनवरी 3 बाय, माल खरीदा है तो परचेज अकाउंट आ जाएगा, कितने का, 30,000, ठीक है जी। इसके बाद पेड फ्रेट, फ्रेट यानी ट्रक टेम्पो वाले को पैसा दिया होगा आपने 500 रुपया, ये भी दुख की बात है, बाय फ्रेट अकाउंट कितना, 500। क्लियर है जी। डेट कौन सी थी इसकी, जनवरी 5 को आपने ये पैसा दिया है। नाउ इसके बाद कह रहे हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश, पैसा आएगा
खुशी की बात है। 28,000 का माल आपने कैश में बेचा जनवरी 7 को, तो जनवरी 7 को टू सेल्स अकाउंट कितना आ गया? 28,000 रुपए का। सही है जी, 28,000 रुपए का माल आपने यहां पर बेच दिया। फिर पेड टू रमेश, 20,000 रुपए आपने रमेश को दिए। देने होंगे ना रमेश को पैसे आपने। जनवरी 10 को रमेश को पैसे देकर आए हो सकता है आपने कभी कोई इससे उधार लिया हो या उधार पर माल लिया हो। तो यहां आ गया बाय रमेश। अब ये नाम आ गया, नाम के आगे अकाउंट नहीं लिखते, बहुत लिखने का मन है तो अपॉस्ट्रोफी एस। ठीक है जी, रमेश अकाउंट आ गया। कितना पे करके आए हो बेटा? 30,000 रुपया। 30,000 रुपया आपने रमेश को दे दिया। 30 ही देना था ना बेटा, 20 देना था, सॉरी मैं 30 दे आया गलती से, तो भाई वापसी दे दो। यहां पर आ गया 20,000। ठीक है, डन है जी। इसके बाद क्या कह रहा है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000। 10,000 फिर माल बेचा आपने जनवरी 15 को, तो फिर पैसा आएगा, खुशी की बात है। टू सेल्स अकाउंट कितना आया भैया? 10,000। ठीक है जी, बहुत सिंपल है यार, पहले से आता होगा लगभग आपको। जनवरी 20 वेजेस पे करके आए हो, 10,000 की दिहाड़ी है, दिहाड़ी पे की है। तो जनवरी 20 को बाय वेजेस यानी दिहाड़ियां पे की हैं, कितने की बेटा? 10,000 रुपए की। सॉर्टेड। ठीक है जी। उसके बाद परचेज गुड फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट, क्या ये एंट्री आएगी? क्या ये एंट्री आएगी? हाँ जी, ये एंट्री नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये उधार वाली ट्रांजैक्शन है, माल खरीदा है उधार पे, तो यहां नहीं आएगी, ये परचेज बुक में जाएगी, और ये हम अगले चैप्टर में सीखेंगे। आज हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ कैश बुक का है। ठीक है जी। फिर आता है पेड रेंट बाय चेक, इसने चेक से दिया, तो यहां पर नो बैंकिंग ट्रांजैक्शन, तो ये भी रिकॉर्ड नहीं होगी। नो बैंकिंग ट्रांजैक्शन, ये भी रिकॉर्ड हम नहीं करेंगे। तो हमारी सिर्फ वेजेस तक की एंट्री थी। अब इसको हमें बैलेंस करना है। बैलेंस वैसे ही होता है जैसे आप लेजर अकाउंट को बैलेंस करते हो। ठीक है जी, एक आध लाइन छोड़कर आमने सामने टोटल होता है, इधर भी। ठीक है जी, एक आध लाइन छोड़ देंगे और फिर टोटल करेंगे डेबिट का और क्रेडिट का। कैश बुक के केस में, कैश के केस में, बट ऑब्वियसली बात है ये हमेशा ज़्यादा होगा, ये हमेशा कम होगा, ये बराबर होगा। क्योंकि अगर मेरी जेब में 10 रुपये कैश है तो मैं 12 रुपये का खर्चा नहीं कर पाऊंगा। कभी किया है? कमेंट सेक्शन में बता देना। देखो ये मैं बोला सर उससे मैंने उधार ले लिया, 10 रुपये जेब में है तो जेब से 12 रुपये निकाल के तो नहीं दे सकते ना आप, कभी भी नहीं दे सकते। तो इसका टोटल आया 2,38,000। ठीक है जी, और इसका टोटल आ गया हमारा, अच्छा बड़े वाला टोटल आता है, आपको आता ही होगा, पोस्टिंग करना, बैलेंसिंग करना। 2,38,000 हो गया, ये आ गया 80, 1,00,000, 1,10,500। ठीक है ना, तो रफ में चले जाओ, ये रहा रफ, अभी हटा देंगे। 238 में से 1,10,500 माइनस कर दोगे, 80। ठीक है जी, 1,10,500, ये आया 500, ये आया 7, ये आया 2, ये 1,27,500 हमारा आंसर आ गया। बैलेंस बच गया। मंथ का एंड, जनवरी 31 इज द मंथ का एंड, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्या आ गया? ब्रॉड डाउन। ठीक है जी, बाय बैलेंस बीडी आ गया, कितना आ गया बेटा यहां पर? 1,27,500। सिंपल सा फंडा है, जो बैलेंस आपका यहां पर बच जाएगा। क्लियर है जी? जो बैलेंस आपका यहां पर बच जाएगा वो आ जाएगा 1,27,500। सिंपल। अच्छा, नाम ऊपर लिखना ना भूलें, ऊपर नाम लिखना ना भूलें। यहां पर आता है बेटा कैश बुक। ठीक है जी, लाइन के साथ चिपका कर प्रॉपर प्रेजेंटेशन मैंने आपको ये सिखा दी। आराम से देख लो, 1 सेकंड आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है। प्रेजेंटेशन में टू और बाय का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। बैलेंसिंग आमने सामने, सिंगल लाइन डबल लाइन, सिंगल लाइन डबल लाइन, यहाँ बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। चाहो तो ये अगले महीने के यहाँ पर भी आ सकता है, जैसे फेब्रुवरी होगा ना नेक्स्ट मंथ, तो नेक्स्ट मंथ फेब्रुवरी है, तो फेब्रुवरी 1 इसको आप टू बैलेंस
ब्रॉड डाउन लिख सकते हो कितना बेटा 127,500। मैंने यहाँ ब्रॉड डाउन लिखा है, ये कैरी डाउन रहेगा, ठीक है ना। ओके, तो कैरी डाउन यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, ब्रॉड डाउन आ जाएगा 1,27,500 अगले महीने की 1 तारीख को। यानी इस महीने की कैश बुक क्लोज हो गई, हर महीने महीने आप क्लोज कर रहे होगे ना, ऐसा कुछ बाय डिफॉल्ट ऐसे ही होता है। बात समझ में आ गई। तो ये एक है सिंपल कैश बुक। वीडियो को यहीं पर रोक दो और एक क्वेश्चन सिंपल कैश बुक का आप खुद कर लो, मजा आ जाएगा। ध्यान रहे, उधार वाले ट्रांजेक्शन नहीं लोगे, बैंकिंग ट्रांजेक्शन नहीं लोगे। आपने किसी को पैसे देने थे 1 लाख रुपए और आपने दिए 90,000 रुपये फुल सेटलमेंट में डिस्काउंट मिलकर, तो आप 90,000 रिकॉर्ड करोगे। 10,000 यानी डिस्काउंट भी यहाँ पर नहीं आता। वो क्यों नहीं आता, क्योंकि आपने ना दिया ना लिया। आपने किसी लेने थे 5,000 रुपये, वो आपको 4500 रुपये दे के क्या कहता भैया और नहीं दूंगा, तो आपने उसको 500 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। तो जो 4500 रुपये आपको मिले हैं प्यारे बच्चों, जो 4500 मिले हैं, तो आप उसी को तो रिकॉर्ड करोगे। तो यहाँ पर आएगा टू रमेश से 4500 मिले। तो इस किस्म को फॉलो करते हुए एक सिंपल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन आप करना, फिर आगे बढ़ना दरखास्त है। चलिए आगे चलो। अब हमारा अगला टॉपिक आता है 2 कॉलम कैश बुक। 2 कॉलम कैश बुक को 2 कॉलम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ 2 कॉलम एक साथ चलाते हैं, 2 किताबें एक साथ बनाते हैं। वो है एक कैश की और एक है बैंक की। 2 कॉलम कैश बुक जो है प्यारे बच्चों, यहाँ लिखते हैं हम 2, ये फॉर्मेट है उसका। 2 कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट है, एक है डेबिट डेट पर्टिकुलर्स LF कैश बैंक, फिर इधर का आ जाएगा डेट पर्टिकुलर्स LF कैश बैंक। अब यहां पर हम कैश और बैंक इकट्ठे मैनेज कर रहे हैं। ऐसा बिजनेस जिसकी कैश ट्रांजैक्शन भी होती है और बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी होती है, मेरे हिसाब से कोविड के बाद या नोटबंदी के बाद से, ज़्यादातर कोविड के बाद से, इन कोविड पीरियड से हर कोई यही बना रहा होगा। समझ रहे हो ना। अभी आए थे ना वो G20 में डेलीगेट्स, तो उन्होंने यहाँ पे देखा कि भैया भिंडी भी हम लोग UPI से खरीद सकते हैं। देखो वैसे देखा जाए हिंदुस्तान UPI के मामले में सबसे आगे है। तो पावर है कि आप घर बैठे बैठे 10 मिनट में अंदर अपने घर में सामान मंगवा सकते हो, ऑनलाइन ट्रांसफ़र, पोर्टर। घर मैं खाना भूल जाता हूँ, मतलब कितनी सुविधाएं हो गई हैं ऑनलाइन चीज़ें आने से। आप घर बैठे पढ़ाई कर रहे हो यार, ये देखो। कभी किसी ने सोचा था कि हम घर बैठे बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, हमें स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, हमें कोचिंग सेंटर नहीं जाना पड़ेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हम लोग मैं कभी कभी ना घर पे खाना भूल जाता हूँ, या मैं सुबह सुबह निकल गया पढ़ाने के लिए और दोपहर को खाना नहीं है खाने के लिए। बाहर का खाना थोड़ा पसंद, तुम देख लो थोड़ा बॉडी वॉडी बना रहा हूँ आजकल मैं, तो बाहर का खाना थोड़ा आजकल पसंद नहीं कर रहा मैं। तो मैं क्या करता हूँ, घर पर कॉल करता हूँ, मेरी वाइफ पोर्टर कर देती है उसको। अब बताओ, वो मेरी वाइफ पोर्टर कर रही है, मेरे बिहाफ पर कोई बंदा घर पर आता है, खाना लेकर मेरे को छोड़ के चला जाता है। मैं उसको थैंक यू कहता हूँ, पेमेंट देता हूँ 40-50 रुपया। हाँ, इतना ही लगता है क्योंकि मेरा ऑफिस से डिस्टेंस 3-3.5 किलोमीटर ही है, तो 40-50 रुपये लेता है और वो छोड़ जाता है। बाहर से खाता तो भी इतना खर्चा लगता है ना मेरा, इससे ऊपर ही लगता, 100 रुपीज़ लगते, 200 भी लग सकते थे, और वो जंक भी होता, पता नहीं तेल का। तो कितना सुविधाएं हैं यार, कितनी सुविधाएं हो गई ऑनलाइन आने से। तो आज की डेट में मैं मान के चल रहा हूँ कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा व्यापार नहीं है जहाँ पे बैंकिंग ट्रांजैक्शन ना हो। बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, मैंने नहीं देखा अभी तक इतना टाइम से। तो 2 कॉलम कैश बुक, रिक्शा के ऊपर भी लिखा होता है, इवन ढोल वाले के ऊपर भी QR कोड लगा हो भैया, कि भैया वारा फेरी ना करो। होता है ना वारा फेरी, पंजाबी में बोलते हैं कि भैया वो नोट उड़ाते हैं ना, ना 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 ना, कहते हैं नहीं नहीं भैया वो तो पाँव के नीचे आके फट जाता है, और कौन संभालेगा गड्डियाँ। और फिर मेरे को ढोल रोकना पड़ता है उसको थैले में डालने के लिए। मैं ढोल के ऊपर QR लगा देता हूँ, आप अपना मोबाइल वार दो और एक 10 रुपये पेटीएम मार दो, भैया मज़ा आ जाएगा। तो ऐसा भी होता है। तो कहानी यहाँ पर प्यारे बच्चों ये है कि 2 कॉलम कैश बुक ज़्यादा ट्रेंडिंग है। अब इसके अंदर दोनों, यहाँ पर लिखते हैं बोथ कैश एंड बैंकिंग ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। लेकिन शर्त अभी भी वही है, कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं आएगी, कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन यहां पर नहीं आएगी। फिर वही बात है, खुशियां इधर हैं, दुख इधर हैं। लेकिन एक समस्या है, एक समस्या है कि हम कैश और बैंकिंग ट्रांजैक्शन बना रहे हैं। थोड़ा समस्या जानने के लिए पीछे जाना पड़ेगा। इधर जल्दी जल्दी अपने कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ
कि अगर मैं बैंक में पैसे जमा करा के आता हूं तो सिंपल कैश बुक में कहां आएगा, इधर या इधर? ये खुशी की बात है, ये दुख की बात है? ये दुख की बात है। बोलो सर बैंक में पैसे जमा कराना कौन सी दुख की बात होती है? बेटा आप कैश बुक बना रहे हो, सिर्फ कैश पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो। कैश के लिए तो ये दुख की बात है ना, क्योंकि आप कैश ही जाकर क्या कर रहे हो, बस जमा कर रहे हो। आपकी जेब से तो कैश जा रहा है ना। तो यहां लिखोगे आप बाय बैंक कैश में आ गया, बाय बैंक, और यहां पर अमाउंट आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप बैंक से जाकर 3,000 रुपये विड्रॉ करके ले आए ऑफिस के काम के लिए, तो यहां पर आप लिखोगे टू बैंक, आपके पास पैसा आ गया। तो जब हम बैंक में पैसा जमा करा रहे हैं तो क्रेडिट हो रहा है कैश, जमा करा और विड्रॉ कर रहे हैं तो डेबिट हो रहा है। समस्या यह है कि हम यहां पर तो 2 कॉलम कैश बुक बना रहे हैं, यहां पर कैश भी है और बैंक भी है। जब मैं बैंक में पैसा जमा कराऊंगा तो कैश भी अफेक्ट होगा और बैंक भी अफेक्ट होगा, और जब मैं विड्रॉ करूंगा तो कैश भी अफेक्ट होगा और बैंक भी अफेक्ट होगा। तो ऐसी एंट्रीज भी हैं जो इधर भी जाएंगी एक साथ और इधर भी जाएंगी। मतलब अगर मैंने बैंक में पैसा जमा कराया तो वो कैश के लिए तो दुख की बात है और बैंक के लिए खुशी की बात है। तो बैंक के लिए वो इधर आ जाएगा और कैश के लिए वो इधर आ जाएगा। तो एक ही एंट्री डेबिट साइड भी जा रही है और क्रेडिट साइड भी जा रही है। ऐसे कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस का एक नोट बना के लाया हूं, 2-4 स्लाइड्स हैं, ढंग से देख लेना। ये समझ में आ गया तो कैश बुक पूरा नहीं छोड़ दोगे, तुम पूरा नहीं छोड़ दोगे और कुछ बचता ही नहीं है फिर। बाकी सब तो सिंपल कैश बुक जैसा ही होगा। फर्क क्या है वो मैं बताता हूँ, क्योंकि यहाँ चेक वाली ट्रांजैक्शंस भी आ जाती है ना। तो जैसे सम इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन, इसी का आप इंतजार कर रहे थे, वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। क्या कह रहा है कलर? सबसे पहले आती है बेटा कॉन्ट्रा एंट्रीज। सबसे पहले आती है कॉन्ट्रा एंट्रीज। देखो कॉन्ट्रा एंट्री अभी जो मैंने बताई वो दोनों कॉन्ट्रा थी, पैसा निकालना और पैसा डालना बैंक में। When cash is deposited into बैंक, जब आप पैसा जाकर बैंक में जमा करके आते हो तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती थी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही होती थी ना जर्नल एंट्री। तो बैंक क्या हो रहा था हमारा? डेबिट, और कैश क्या हो रहा था? क्रेडिट। मान लेते हैं 10,000 रुपये, अमाउंट लिखने में क्या जा रहा है, ठीक है जी। 10,000 रुपये आप जाकर बैंक में जमा करा के आए हो। अब समझना, अब इसको हम लिखेंगे कैसे? अब देखो एक तो मेरे पास तरीका था, आज सिर्फ आपको ओरली बता दें कि भैया ये एलिट बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो हो ये कॉन्ट्रा एंट्री होती है। मैं आपको पोस्टिंग सिखाऊंगा कि कैश बुक में आएगा तो आपको लिखना कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करना है। एक बात और बताता हूँ कि अभी तक एलएफ का कोई काम आया था नहीं, यहाँ देखना एलएफ का काम भी आ गया हल्का फुल्का स्टूडेंट लाइफ में। क्या कह रहे हैं देखो, डेट मान लेते हैं, डेट थी हमारी, डेट भी डाल देते हैं, चलो भाई जनवरी 10, क्या जाएगा जनवरी 10। तो अब देखो बैंक के लिए खुशी की बात है, तो जनवरी 10 लिखेंगे क्या? टू कैश अकाउंट कॉन्ट्रा बैंक में आ गया 10,000 रुपया। आपको पता है ना हम बैंक के कॉलम में लिख रहे हैं तो बैंक में बैंक वर्ड नहीं आएगा तो अपोजिट वर्ड लिखना पड़ता है कैश। और यहां पर मान लो 2-4 एंट्री हो रखे, थोड़ा नीचे जाकर सामने सामने भी हो सकता है बाय चांस, वैसे सामने हमने कभी आता नहीं है। तो यहां पर आ गया बाय बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा, सी स्टैंड फॉर कॉन्ट्रा, कैश में आ गया 10,000। तो ये डेबिट साइड भी जाएगी और ये क्रेडिट साइड भी जाएगी। जब भी आप पैसा बैंक में जमा कराओगे तो उससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, कैश कम हो जाएगा। रिप्रेजेंट करने के लिए कैश में कैश ना लिख के क्या लिखते हैं? बैंक। बैंक में बैंक ना लिख के क्या लिखते हैं? कैश। तो जब हम पैसा जमा कराएंगे तो टू कैश बैंक में और बाय बैंक कैश में, याद रख लेना इसको। कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बना जहां पे ये वाली एंट्री ना आए। कॉन्ट्रा एंट्री या तो जमा कराने वाली या विड्रॉ करने वाली या दोनों आ जाती हैं, हर एक पेपर में दोनों ही आती हैं, ठीक है जी। तो आप समझ लो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टफ चल रहा है यहाँ पर, तो थोड़ा सा कमर सीधी करके पढ़ाई कर लेंगे। अगली ट्रांजैक्शन आती है व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक, जब आप पैसा बैंक से विड्रॉ करते हो।
मान लो जनवरी 15 को आपने पैसा बैंक से विड्रॉ किया, तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा, अब यहां पर ना पैसा आपने क्यों विड्रॉ किया, यहां पर या तो सिर्फ इतना लिखा हो और ये लिखा हो फॉर ऑफिस यूज, तो भी वो कॉन्ट्रा ही है। लेकिन अगर लिखा हो ना फॉर पर्सनल यूज, तो वो कॉन्ट्रा नहीं होगी, वो ड्रॉइंग्स होगी, उसका जिक्र यहां पर हम नहीं कर रहे हैं। वो सिंपल ट्रांजैक्शन है, जब क्वेश्चन आएगा तो ही बता दूंगा आपको, ठीक है ना। तो कैश बुक मान लो आपने 5,000 रुपये बैंक से विड्रॉ किए, ऑफिस यूज के लिए एटीएम से निकलवा लाए, ठीक है जी। तो वो इधर और इधर दोनों को अफेक्ट करेगा। तो मान लेते हैं जनवरी 15, यहां आ जाएगा टू बैंक। कैश के लिए तो खुशी की बात है ना, पैसा आ रहा है कैश में 5,000। यहाँ क्या लिखना है बेटा, कॉन्ट्रा। और यहाँ पर थोड़ा सा जनवरी 15 बाय कैश अकाउंट कॉन्ट्रा बैंक में 5,000 रुपये आ गया, ठीक है जी। तो यहाँ कैश के लिए खुशी की बात है और बैंक के लिए दुख की बात है। अगर पैसा आपने विड्रॉ किया है तो टू बैंक कॉन्ट्रा कैश में और बाय कैश कॉन्ट्रा बैंक में। समझ में आया बेटा, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, गॉट इट। आगे बढ़े, चलो। तो ये दो ट्रांजैक्शन को दिल से याद रखेंगे। अब कुछ और स्पेशल ट्रांजैक्शन आएंगी जो चेक से रिलेटेड होंगी, समझना, थोड़ा समझना पड़ेगा बेटा। ये समझ लिया तो चैप्टर हो गया। दूसरी ट्रांजैक्शन है, मान लेते हैं जनवरी 1 को आपको रिसीव चेक फ्रॉम रमेश 30,000 रुपये का, आपने उसको माल बेचा, उसने आपको चेक दिया, ठीक है जी। अगर इसके आगे लिखा है, मान लेते हैं इसके आगे लिखा है कि डिपॉजिटेड द चेक ऑन सेम डेट, तो कोई बात ही नहीं है। या कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं है इस चेक के बारे में, पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया हमने इसके बाद, तो भी हम ये मान लेंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम तो हिंदुस्तानी है ही, मान क्या लेंगे, और हम उसी वक्त जाकर बैंक में जाकर चेक जमा कराएंगे, ठीक है जी। उसी वक्त जाएंगे बैंक में और जाकर चेक जमा करके आ जाएंगे। तो देखो जरूरी तो नहीं है ना कि हम उसी डेट पे जाके चेक जमा करा के आए। आज मुझे चेक मिला, अभी मेरे पास वॉलेट यहाँ पर नहीं है, मेरे वॉलेट के अंदर अभी भी एक चेक पड़ा हुआ है जो 21 को चेक दिया गया था, एंड टुडे इज 26 जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 26 सितंबर। तो 26 सितंबर हो गया, 21 को चेक मिला था, बीच में टाइम नहीं लगा। और मैं हमेशा से वेट करता हूँ कि 2 या 3 चेक इकट्ठे हो जाए तभी जाकर बैंक में जमा कराऊँ, ठीक है ना। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि और कोई मुझे पेमेंट नहीं देने वाला, तो वो जो चेक है मेरे पास 21 तारीख वाला, वो मैं आज जाकर या कल जाकर, ये अभी सुबह के 7-8 बज रहे, अभी बज रहे हैं सुबह के 7 बज रहे, 7 सवा 7, तो मैं आज जाके उम्मीद है कि मैं वो चेक जमा कराऊंगा। लेकिन 21 तारीख को चेक तो मिल गया था, तो चेक मिलने की भी तो एंट्री होती होगी ना, बताया था ना, चेक इन हैंड टू रमेश, और फिर रमेश का चेक जब जमा कराएंगे तो बैंक टू चेक इन हैंड, समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि हम सेम डेट पे जमा करा के आ गए, या तो क्वेश्चन में लिखा होगा डिपॉजिट इन सेम डेट, या क्वेश्चन में आगे फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं है तो वी हैव प्रिज्यूम्ड कि हम सेम डेट पे जमा करा के आए। और जब सेम डेट पे जमा करा के आओगे तो एंट्री बहुत ही प्यारी, खुशी की बात है ना। किसके लिए खुशी की बात है, कैश के लिए, बैंक के लिए? कमेंट 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 जल्दी करो, किसके लिए खुशी की बात है? बैंक के लिए खुशी की बात है। तो यहां पर जनवरी 1 आ जाएगा और यहां आ जाएगा टू रमेश अकाउंट, कितने का चेक था भैया, 30,000 रुपये, यहां पर आ गए, और ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। गॉट इट, चलें आगे। ओके, ये प्रेजेंटेशन में आ गई। लेकिन वहीं अगर जनवरी 1 को आपको चेक मिला रमेश का, और नीचे थोड़ा सा क्वेश्चन आपने पढ़ा, जनवरी 7 की एंट्री में क्या लिखा हुआ है, रमेश का चेक आपने बैंक में जमा करा दिया, तो जो जनवरी 7 की एंट्री है, जनवरी 1 की एंट्री है, वो कैश बुक में नहीं जाएगी, क्योंकि उससे ना आपका कैश बढ़ा है ना ही आपका बैंक बढ़ा है, वो सिर्फ एक चेक आपके वॉलेट के अंदर पड़ा रहेगा। नो कैश इज इंक्रीज, नो बैंक इज इंक्रीज, नो कैश इज डिक्रीज, नो बैंक इज डिक्रीज। तो वो जनवरी 1 की एंट्री जो होती है वो होती है चेक इन हैंड टू रमेश। वो यहां पर इस किताब में तो नहीं आएगी, ठीक है जी। जनवरी 7 की जो ट्रांजैक्शन है वो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा देगी जब हम जाके जमा कराएंगे, और वो किस नाम से आएगी बेटा, टू चेक इन हैंड।
टू चेक इन हैंड, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा मेरा अब 30,000 से। जनवरी 1 को नहीं बढ़ा, जनवरी 7 को बढ़ेगा, 30,000 रुपये से मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। सही है जी, बढ़े आगे। क्लियर हो गया ये गेम। अगर सेम डेट पे जमा नहीं हुआ या सेम डेट पे जमा हुआ तो क्या करना है प्यारे बच्चों। फिर आता है रिसीव्ड चेक फ्रॉम रमेश 30,000 रुपये का। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आगे जाके पढ़ा तो रमेश का चेक का क्या किया हुआ है, बाउंस हो गया। बाउंस कब होगा, जब जमा कराया होगा ना। तो पहले तो हम जनवरी 7 को जाके पहले जनवरी 1 को जमा तो कराओ भाई। चेक बाउंस कब होता है, डिसऑनर्ड का मतलब है बाउंस। जब जमा कराओगे बैंक के पास जाएगा, बैंक तभी तो बाउंस मारेगा ना उसको। बाउंस क्यों होता है, सिर्फ एक ही कारण नहीं होता, हम सोचते हैं कि पैसे नहीं है उसके खाते में। हो सकता है साइन मैच ना किया हो, ओवर राइटिंग कर रखी हो, पोस्ट डेटेड चेक हो, चेक टीयर हो चुका हो, चेक पे रंग लग गया हो, बतेरे कारण होते हैं, ठीक है ना। टेक्निकल इश्यूज भी हो सकते हैं, उसका अकाउंट फ्रीज हो रखा हो, केवाईसी ना करा रखी हो, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे हैं। तो उसका चेक हमने पहले जाकर बैंक में जमा कराया टू रमेश। कितने का चेक था बेटा, 30,000 रुपये का। हमें लगा हमारे पास पैसे आ जाएंगे, हम खुशी मना के बैठे हुए थे, हैप्पीनेस बैंक के हिसाब से। लेकिन जनवरी 7 को पता चला कि भैया रमेश का तो चेक ही बाउंस हो गया। रमेश से पैसे मांगोगे मांगोगे। और दूसरी बात ये कि आपका बैंक बैलेंस तो फिर कम हो गया ना। आपने सोचा था कि बढ़ गया, आपको फिर कम करना पड़ेगा। तो जनवरी 7 यहाँ पर आ जाएगा बाय रमेश, सेम वही एंट्री आ जाती है, बाय रमेश अकाउंट, बैंक से कम कर दो। यानी हमें लगा था कि आएंगे लेकिन वो आए नहीं, हमने डेबिट कर दिया, तब क्या कर देंगे, क्रेडिट। और वैसे भी जर्नल एंट्री भी यही कहती है, जब आपको रमेश से चेक मिला होगा तो आपने एंट्री क्या की होगी, बैंक टू रमेश। और जब बाउंस होगा तो उल्टी एंट्री, रमेश टू बैंक, ठीक है ना। तो ये भी हमें थोड़ा सा बेसिक्स के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो दिस इज द प्रेजेंटेशन, ओके। फिर आता है रमेश का चेक आपको मिला 30,000 रुपये का। ये भी किस्सा हो सकता है कि आपने रमेश का चेक एंडोर्स कर दिया सुरेश को। अब ये एंडोर्स का मतलब क्या होता है, दे दिया। दे दिया। क्या आपका चेक मैं किसी और को दे सकता हूं, बिल्कुल दे सकता हूं, बिल्कुल दे सकता हूं। जो चेक अभी मेरे पास पड़ा हुआ है, देखो फॉर एग्जांपल, ऐसा मैं बतेरी बारी करता हूं, लाखों बारी करता हूं, मैं लाखों बारी किया होगा मेरे जीवन, लाखों तो खैर बहुत बारी, लाखों इंटू 20,000 करोड़ों रुपए हो गया तो हजारों बारी किया होगा। हजारों बारी मतलब 1,000 2,000 बारी किया होगा। उसका कारण बताता हूँ। देखो कहानी क्या होती है कि मेरे को चेक आता है, मेरे को मेरा क्लाइंट चेक देता है। मेरा क्लाइंट मतलब मेरे बच्चे, ठीक है ना, बच्चों के माँ बाप मुझे चेक देते हैं। अब उस चेक का रकम है 20,000 रुपये, और मैंने आगे अपने फोटो कॉपियर को 25,000 रुपये देने हैं, या मान ले 20,000 ही देने, 25,000 देने। तो मैं कहूँगा कि भाई ये चेक है मेरे पास, इसके ऊपर नाम नहीं लिखा हुआ। अगर मैंने पे टू के ऊपर अपना नाम लिख दिया फिर तो मैं आगे किसी को एंडोर्स कर ही नहीं सकता। लेकिन यहां पर मैंने पे टू के ऊपर नाम नहीं लिखा, तो मैंने उशांक घई लिखने के बजाय गुप्ता फोटो स्टेट लिखकर उसको दे दिया। मैंने कहा गुप्ता जी ये लो चेक, 5,000 ऊपर से कैश पकड़ो। हिसाब पूरा हो गया। अब मान लेते हैं नेहा ने मुझे चेक दिया था, जो मेरी स्टूडेंट थी, तो नेहा का चेक मैंने अपने अकाउंट में ना डाल के, मेरे को चेक तो मिला लेकिन मैंने अपने अकाउंट में डाला, मैंने वही चेक उठाया और गुप्ता जी को दे दिया। तो मेरा कैश बढ़ा, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा। आपस में ट्रांजैक्शन किसकी हुई है, गुप्ता और नेहा की। मैं तो बीच में से हट गया। एंडोर्स का मतलब होता है दे दिया। तो ना जनवरी 1 की ट्रांजैक्शन होगी और ना ही जनवरी 7 की ट्रांजैक्शन होगी। तो यानी इन दोनों की ट्रांजैक्शन नॉट टू बी शोन, हम करेंगे ही नहीं। हम क्यों करेंगे, क्योंकि ना मेरे पास कैश आया और ना ही मेरे पास बैंक आया। हाँ, कैश बुक में नहीं आएगी, लेकिन अगर हम ऑफिशियली एंट्रियां देखें तो वो मैं बताता हूं कि वो होगी बेटा चेक इन हैंड टू रमेश, और फिर रमेश का चेक एंडोर्स कर दिया। किसको कर दिया, हमने सुरेश को। तो सुरेश टू चेक इन हैंड, वो चेक इन हैंड जो था मेरे पास वो कौन ले गया बेटा, सुरेश ले गया। तो इसमें ना कैश इफेक्ट हो रहा है ना बैंक,
जब कैश डेबिट या क्रेडिट ही नहीं हो रहा, बैंक डेबिट या क्रेडिट नहीं हो, तो कैश बुक में वैसे भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये एक तरीका है। हो सकता है वो कैश आपने, वो चेक जो है आपने किसी और को एंडोर्स कर दिया, वो अपने अकाउंट में डाल लेगा। तो नेहा, देखो ना, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि अगर नेहा से मैं अपने खाते में लूँ, 2 दिन वहाँ खर्च होंगे, फिर अपने खाते से मैं किसको दूँ, गुप्ता को, 2 दिन वहाँ खर्च होंगे। अच्छा, कर भी सकते हो। और अगर बिजनेस बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है तो ये सिस्टम ठीक है। लेकिन अगर बिजनेस बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा है, हर चीज़ का ऑडिटिंग का हिसाब रखना है, तो ये सिस्टम नहीं करते। पहले आपको अपने में लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपका खर्चा है। ऐसे तो नेहा का खर्चा दिखाई देगा ना वो तो मैं बहुत ज़्यादा टैक्स में घुस रहा हूँ। लेकिन हाँ, ऐसा कर भी सकते हैं, करना भी ठीक है। और कई बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये करना खराब है, गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो मैं तो कर लेता हूँ, लेकिन साइंस एंड फन नहीं कर पाएगा। उसके बहुत सारे कारण है, कभी फुर्सत में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अच्छा, किस किस को वो कारण पता है, कमेंट सेक्शन में बता दो। चलो जी, क्वेश्चन करेंगे आज एक आधा। अब देखो, यहाँ पर हम क्वेश्चन प्रेजेंटेशन के लेकर आए हैं। इसके जितने क्वेश्चन करो उतने कम हैं, और सारे क्वेश्चन सेम हैं, कोई फर्क नहीं है। तो मैं 2 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, उसके बाद बताऊंगा पेटी कैश बुक का असली सच, ठीक है जी। चलो, ऐसा बोलने से ना थोड़ा थंबनेल और थोड़ा से व्यूज ज़्यादा आ जाते हैं। असली सच कुछ भी नहीं होता अंदर। प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक ऑफ बिमल बोलो जुबान केसरी। अच्छा, ये भी है लखनऊ के, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो भैया ये उनके पास जून का एक रिकॉर्ड है। तो जून में कैश बैलेंस चल रहा था 5,000 और बैंक बैलेंस चल रहा था 17,500 जो चल रहा था। तो ये ऑलरेडी हमारा बैलेंस मतलब पिछले महीने से कैरी फॉरवर्ड हुआ है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आ रहा है जून 1, ये रहा कैश बुक 2 कॉलम, जून 1, यह आ गया 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का कितना था 5,000 और बैंक का कितना था 17,500, एक साथ ही लिख सकते हैं, ठीक है जी। यहां तो बैंक में पॉजिटिव बैलेंस था, अगर नेगेटिव यानी ओवरड्राफ्ट होता तो बैंक का इधर आ जाता, बाय बैलेंस बीडी। यहां पर कैश का कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं होगा, बैंक का हो सकता है, कैश का नहीं होगा। बैंक का अगर नेगेटिव होगा तो कहां लिखेंगे, इधर लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी, इधर आ जाएगा। ओके डन। अभी तो फिलहाल पॉजिटिव है। फिर कह रहे हैं रिसीव्ड कैश फ्रॉम द सेल ऑफ द पर्सनल एसेट डिपॉजिट इन द फर्म्स अकाउंट। मैंने घर की कुर्सियां बेच दी, 5,000 बिजनेस में लाके दे दिए। कैपिटल है ना, एडिशनल कैपिटल। बिजनेस को क्या लेना देना, बिजनेस को क्या लेना देना, और फर्म के बैंक अकाउंट में जमा कराए हैं। तो यहां पर आ गया, या देखो डेट लिखने मुझे बड़ा आलस आता है, ठीक है ना। तो तुम देख लेना यार, जून 5, यहाँ आ गया बेटा 2 कैपिटल। खुशी की बात है ना, बैंक में तो पैसा आ रहा है आपका। 2 कैपिटल अकाउंट 5,000 रुपया, ठीक है जी। पर डेट लिखनी इंपॉर्टेंट होती है। फिर आता है चेक रिसीव्ड एज एडवांस अगेंस्ट सेल पेड इनटू बैंक। अब यहाँ पे लिखा है ना, देखो पेड इनटू बैंक, यानी आप बैंक में जाकर जमा करके आ गए हो, तो आगे क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये वर्ड ना लिखा होता तो मैं पढ़ना पड़ता इस चेक का क्या किया। तो यहाँ पर आपको एडवांस मिल गया है, कितने का, 50,000 रुपये का, जून 6 को। तो ये भी खुशी की बात है, जून 6 को एडवांस मिल गया, एडवांस फॉर सेल, एडवांस फॉर सेल अकाउंट। कितना पैसा मिल गया बेटा आपको, फिर पैसा भूल गया, पैसा कितना मिला था, ओह 50,000 रुपया। तो यहाँ पर आपने सेम डेट पर जमा करा दिया, तो पेड इनटू बैंक 50,000 रुपया, ठीक है जी। फिर आता है जून 7 को पेड टू एस बोस बाय चेक 12,500 डिस्काउंट रिसीव्ड। अब हमें डिस्काउंट रिसीव्ड का कुछ भी नहीं करना होता, क्योंकि हम यहाँ पर कैश बुक बना रहे हैं, डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होगा, ये नहीं आएगा इधर। तो 12,500 आपको एस बोस से मिला एज चेक, ठीक है ना। तो 12,500 बाय एस बोस चेक मिला, सॉरी चेक से दिया ना, 12,500 आ गया, ठीक है जी। और जून 7 मेरी मम्मी का बर्थडे आता है, चलो जी। उसके बाद क्या कह रहे हैं, जून 9 को पेड वेजेस इन कैश। दुख की बात है, कैश के लिए जून 9 को आपने वेजेस पे किए हैं बाय वेजेस अकाउंट। कितने भैया, ओ मैं फिर 3,000 रुपये। यार अमाउंट बड़ा मुश्किल है यार, ये आगे पीछे करना है ना पंगा।
सामने सामने लिखा होता तो मज़ा आता है। 3,000 रुपया, और ऑफलाइन भी नहीं है, बच्चे चिल्ला दे सर 3,000 रुपया लिख दो, या तो खुद ही करना जो करना है कैमरे के आगे। हाँ जी। फिर आता है जून 20, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम ए मुखर्जी एंड सेंट इन टू बैंक। अब देखो यहाँ पे कितना शरीफ क्वेश्चन है, उसी दिन जाकर जमा कराने को बोल रहा है। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम ए मुखर्जी एंड सेंट इन टू बैंक 6,000 रुपया, जून 20 टू ए मुखर्जी, 6,000 रुपये का था, उसी दिन जाकर जमा करा दिया। सॉर्टेड, यहाँ तक हो गया। फिर जून 21, ये मेरा जन्मदिन है, ठीक है ना, तो ड्रॉन फ्रॉम बैंक 5,000 पार्टी देने के लिए ड्रॉ किए होंगे, तो ड्रॉ, ये तो पर्सनल यूज़ के लिए हो जाएगा, नहीं ऑफिस यूज़ के लिए किए होंगे। तो ड्रॉन फ्रॉम बैंक कितना हो गया, 5,000 रुपये। ड्रॉन मतलब विड्रॉन, तो कॉन्ट्रा एंट्री होगी बेटा, पैसा विड्रॉ किया है जून 21 को, देखेंगे जून 21 टू विड्रॉ किया है बैंक अकाउंट डेबिट, कॉन्ट्रा कैश में आ जाएगा 5,000 रुपया, और जून 21 बाय कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा आ जाएगा बैंक में। समझ रहे हो, कॉन्ट्रा बताई थी, सेम प्रेजेंटेशन लिख दिया, इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, जाकर पीछे देख सकते हो, यही सिखाया आपको मैंने। इसके बाद क्या कह रहा है बच्चों, फिर कह रहे हैं पेड ऑफिस सैलरीज इन कैश, सैलरीज दी हैं 4,000 रुपये की जून 29 को, जून 29 को ऑफिस की सैलरीज दी हैं बाय सैलरीज अकाउंट 4,000 रुपया, कैश से दी है तो कैश, बैंक से दी है तो बैंक, सिंपल सा है। चेक दोगे तो बैंक में आ जाएगा, कैश दोगे तो कैश में आ जाएगा। इसके बाद क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स इन कैश एंड बैंक द सेम, माल बेचा और उसी दिन जाकर आपने कैश बैंक में जमा करा दिया, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। देखो क्या है आप कॉन्ट्रा भी कर सकते हो, पहले माल बेचो, कैश लो, और फिर अगले क्या करो, कॉन्ट्रा। लेकिन मेरा मानना ऐसा है, और कई लोगों का मानना ऐसा है, कि जब आप उसी दिन जमा करा रहे हो, कॉन्ट्रा एंट्री पैसे जमा कराने वाली तब होगी जब आपने पुराना जेब का पैसा जमा कराया हो। ये तो आज ही है और आज ही चला गया, तो यहाँ पर कॉन्ट्रा करने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। तो यहाँ पर सीधा टू सेल्स करके वो 8,000 रुपये सीधा सीधा बैंक में जाकर जमा करा दो जून 29, ठीक है जी, सीधा सीधा जाकर आप जमा करा दो। फिर आता है पेड रेंट बाय चेक 1,000 रुपये, आपने किराया दिया 1,000 रुपये का, वो भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर आ गया जून 30 बाय रेंट 1,000 रुपया, चेक से दिया है तो यहाँ पर आ जाएगा 1,000 रुपया, ठीक है जी, डन है। बस अब वही करना है जिसका आपको इंतजार था, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, टोटलिंग कर लेना। मैं आपको बता रहा हूँ भैया, देखो अब टीएस गरेवाल के सारे क्वेश्चन यहाँ करा दूंगा तो स्पून फीडेड हो गया ना। मैंने आपको सारे क्वेश्चन की घिनौनी ट्रांजैक्शन समझा दिए हैं, क्वेश्चन तो खुद हो जाएगा। एक और देखेंगे, अभी टोटल करेंगे बेटा, ये कितने का है, ये है 5 और 5 10 हो गया। पहले कैश का टोटल कर रहे हैं, और यहाँ पर कितना है, बड़ा तो ऑब्वियसली बात है 10 यही होगा। यहाँ कितना था 7, तो 3,000 रुपये बच गया बेटा, लाइन नहीं छोड़नी बीच में, ठीक है ना। तो जून 30 ये आ गया बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितने का 30,000, 3,000 बच गया। फिर इसका टोटल कर लो, कितना आया बेटा 50 और 22,500, 72,500, 78,500 और 86,500 लग रहा है ये, ठीक है जी। ये हो गया ना 22, 72, 78, 78 में 8 जोड़ेंगे तो 86,500 आ गया, ठीक है जी। इसके बाद 86, यहाँ पर भी यही बड़ा लग रहा है। 86,500 में से आपने 18,500 माइनस कर दिया, 86,500 में से 18,500, बाकी यार देखो टोटल वोटल तो कर लेना, इन चीज़ों में मुझे मत उलझाया करो, ठीक है ना। 7 में से ये 68,000 आ गया। हो सकता है मेरी टोटलिंग गलत हो, क्योंकि मेरा यहाँ पे फोकस कम ही रहता है। देखो उसका बात, मेरी कल ना बेटी, एक बेटी नहीं, एक ही तो बेटी है मेरी, हाँ, तो मेरी बेटी ने मुझसे एक सवाल पूछा, सवाल बड़ा मासूम सा था। उसका मैथ्स का पेपर था कल, जो बीत गया कल, तो मैथ्स का एग्ज़ाम था। शी सेड, मैं ना मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के उसको क्वेश्चन दे रखे थे,
तो जब उसने कर लिए, जब मैं उसको चेक करा तो आई एम यूजिंग कैलकुलेटर, टाइम बचा रहे थे। और भैया उसको 1279 को 93 से मल्टीप्लाई करने को दिया, मैं भी करूं, वो उसने तो कर ही लिया, चेक ही तो करना है सही है नहीं, तो मैं कैलकुलेटर करा। तो उसका एक सवाल आया, कहती जब हमने कैलकुलेटर, चलो बच्चों में तो कह रही मैं नहीं चाह रही कि मुझे कैलकुलेटर दो, लेकिन जो अब ये 9th 10th 11th 12th के बच्चे हैं, इनको तो मल्टीप्लिकेशन आई चुकी है, इनका तो मल्टीप्लिकेशन का टेस्ट हो चुका है। सवाल देखो कितना गंभीर सवाल है छोटे बच्चे के हिसाब से, कैसे जब 10th में वो पास हो चुका है, तो 10th के अंदर जब उसने मल्टीप्लिकेशन प्रूफ कर दिया कि मेरे को आती है, तो 11th में तो उसको कैलकुलेटर दे दो, खासकर अकाउंट्स के बच्चों को तो दे दो ये अच्छा, ये मैंने ऐड किया है। तो 11th के बच्चों को तो कैलकुलेटर दे दो कम से कम, कि भैया हाँ तुम अपने कॉन्सेप्ट दिखाओ हमको पेपर में, कैलकुलेशन छोड़ दो। साइंस के बच्चे हैं, कॉमर्स के बच्चे हैं, जैसे आपको यहाँ पर ये सिखाना ज़रूरी है कि ये सेल्स इधर लिखनी है, इधर लिखनी है, या प्लस कैसे करना और माइनस कैसे करना है। हमारा अकाउंट्स का पेपर पूरा क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ जाते हैं, जो कि कैलकुलेटर से की जा सकती है। कौन एक इंसान जब अकाउंटेंट बन जाएगा, इवन बीकॉम का भी पेपर देगा, ग्रेजुएशन का पेपर देगा, सीए का पेपर, तो उसको कैलकुलेटर अलाउड है। तो वाई नॉट इन क्लास 11th की कैलकुलेटर अलाउड रखें। मेरे हिसाब से कैलकुलेटर अलाउड होना चाहिए 11th और 12th के बच्चों के लिए, प्लस माइनस इंटू डिवाइड करने के लिए। उसके अलावा तो उसमें कुछ होता ही नहीं। अब इंटीग्रेशन थोड़ा निकाल लोगे उसमें से, तुम नहीं निकाल पाओगे ना। या कैलकुलेटर ये थोड़ा बता देगा कि भैया सेल को डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, तो वो तो आप सीख कर आए हो। बच्चा उस पर फोकस करे, प्लस माइनस पे क्यों फोकस करे, मल्टीप्लाई में क्यों फोकस करे, हिसाब बनाने में। अब आगे जाके जब हिसाब बनाएगा भी, तुम जिसको सिखा रहे हो हिसाब बनाने तो सिखा रहे हो, तो वहाँ पर वो कैलकुलेटर का तो इस्तेमाल करने वाला है। मानते नहीं सरकार। देखो इसलिए मेरा फोकस यहाँ पर नहीं होता। और मेरे जैसे टीचरों का, देखो अब हम अकाउंट्स इतने साल से पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, तो हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल ही करते हैं, तो हमको छोटी छोटी कैलकुलेशन करने के लिए भी कैलकुलेटर की आदत पड़ चुकी है। तो इसलिए हमारा वी आर नॉट यूज टू दिस प्लस माइनस। हाँ ठीक है, मैं टीचर आदमी हूँ, तो फिर भी मेरे को ओरल कैलकुलेशन आते हैं, लेकिन जो मेरे यार दोस्त हैं उनका तो हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। उनको तो अगर 25 × 15 बोल दो ना भाई, उनको मौत आ जाती है। मैं तो फिर भी दिमाग लगा के बता दूंगा, लेकिन उनको तो मौत आ जाती है। चलो, ओहो हो, बढ़िया क्वेश्चन है ना। यहाँ थोड़ा सा हैवी पार्ट लेकर आए हैं। चलो, क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर किया जा सकता है क्या? ओके, नहीं किया जा सकता, सॉरी। क्या कह रहे हैं, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन 2 कॉलम कैश बुक एंड फाइंड द कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश का बैलेंस है 2000 और बैंक का बैलेंस है 24,500। ठीक है जी। अब डेट देख लेंगे, अप्रैल 1। तो ये आया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 2000 बैंक का बैलेंस था कैश का, और इसका था 24,500। ठीक है जी। उसके बाद कह रहे हैं अप्रैल 2 कैश में सेल हुई है कितने की बेटा, 60,000 रुपये की। कितने की हो गई, 60,000 रुपये की कैश सेल्स हुई है। तो यहां पर आ जाएगा 2 सेल्स, 60,000 रुपये की कैश सेल्स, तो कैश बढ़ जाएगा 60,000 रुपये से अप्रैल 2। ओहो, फिर आ रहा है डिपॉजिट इनटू बैंक, 50,000 रुपये आप बैंक में जमा भी कराए हो, अगले दिन जाके जमा करा के आए हो, देखो 2 दिन बाद 3 दिन बाद जाकर। तो इसका मतलब क्या है बेटा, कॉन्ट्रा एंट्री। तो अप्रैल 5 टू कैश अकाउंट कॉन्ट्रा बैंक में, अप्रैल 5 बाय बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा कैश में। तो बैंक बढ़ गया, कैश कम हो गया, कॉन्ट्रा एंट्री याद हो ही गई होगी, उम्मीद रखता हूं। फिर आता है इशूड चेक टू सोहन। सोहन को 10,000 रुपये का आपने चेक दे दिया, ठीक है जी। तो बाय सोहन कितने का, 10,000 का चेक दिया है, बैंक में आ गया। ठीक है जी, डेट वेट लिख लेना यार अब तुम। रिसीव चेक फ्रॉम नेशनल इंश्योरेंस अगेंस्ट क्लेम लॉन्च लास्ट ईयर। लास्ट ईयर एक क्लेम लॉन्च किया था लॉस बाय फायर का, आज हमको 19,800 का चेक मिला है। ठीक है जी। अब देखो यहां पर नहीं लिखा कि आपने चेक का क्या किया, तो अब आपको पढ़ना पड़ेगा कि इस चेक का क्या किया गया है। देखो सुनो, देखो कहीं लिखा है नहीं, यहां पर इस इंश्योरेंस कंपनी के चेक का कुछ भी नहीं लिखा। नेशनल इंश्योरेंस का जो चेक आया था आपने कहीं भी नहीं लिखा कि क्या है, तो हम क्या मानेंगे, सेम डेट को जमा करा दिया, ये हम प्रिज्यूम करेंगे।
कि 19,800 हम जाकर सेम डेट पर बैंक में जमा कराकर आ गए। तो टू इंश्योरेंस क्लेम 19,800 उसी दिन जाकर आप जमा कराकर आ गए होगे बैंक में। यह आपकी प्रिजम्पशन रहने वाली है, ठीक है ना। ओके, फिर आता है अप्रैल 14, सोल्ड गुड्स टू नीरज 25,000, रिसीव्ड 10,000, इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, और बैलेंस बाय चेक, और 500 रुपये डिस्काउंट भी दिया था। कैश तो उसने आपको 10,000 दे दिया, 500 डिस्काउंट हो गया, 14,500 बचे। 25,000 में से 10,000 कैश चला गया, 15,000 लेने थे, 500 डिस्काउंट देके बाकी उसने क्या दे दिया, 14,500 ही तो दिए होंगे, उसने आपको चेक दे दिया। अब इस चेक का भी क्या किया है ये हमें नहीं पता, पढ़ते हैं आगे। फर्नीचर, ओल्ड फर्नीचर, पेड इनटू बैंक, चेक ऑफ नीरज। तो हमने नीरज का चेक उस दिन जमा नहीं कराया, नीरज का चेक आपने 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद जाके जमा कराया। तो अप्रैल 14 को जो कैश मिला पहले वो तो आप लिख ही लो। टू सेल्स किए हैं आपने नीरज को, तो उसने 10,000 आपको क्या दिया था, कैश। और जो उसने 14,500 का चेक दिया था वो यहाँ पर नहीं आएगा, वो चेक इन हैंड है, वो यहाँ नहीं आएगा। हाँ, जब हम आगे जाकर एंट्री करेंगे, ये तो कौन सी एंट्री थी, देखो अप्रैल 14 की एंट्री है ना, ये अप्रैल 14 की एंट्री है। अप्रैल 20 को जाकर उसने चेक आपका जमा कराया है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर अभी नहीं आएगा, अप्रैल 20 को उसका देखेंगे क्या करना है। डन है जी, आगे बढ़ेंगे। परचेज फर्नीचर फॉर चेक, 10,000 का फर्नीचर खरीदा आपने, तो यहाँ पर आ गया बेटा बाय फर्नीचर, यहाँ आ गया बाय फर्नीचर। कितना आ गया, अकाउंट पूरा प्रॉपर लिखेंगे। कितना बेटा, 10,000 का खरीदा है, कितने का खरीदा था, फर्नीचर खरीदा है आपने 10,000 रुपये का जी, ठीक है ना। चेक से खरीदा है तो चेक आ जाएगा, कैश से खरीदा होगा तो कैश आ जाएगा। गॉट इट। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर कैश, कैश में बेचा है ओल्ड फर्नीचर, तो टू ओल्ड फर्नीचर 10,000 कैश में आ गया। फिर कह रखा है पेड इनटू बैंक। अब देखो बैंक में जाकर आप 2,500 रुपये कैश भी जमा करा के आए हो और साथ में 14,500 का आपने उसका चेक भी जमा कराया है। तो पहले तो 14,500 का चेक जमा कराओ अप्रैल 20 को। अप्रैल 20 को क्या आ जाएगा, टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड आपने जमा कराया कितने का, 14,500। पहले तो वो बैंक में डाल दो भाई। इसके बाद आप 2,500 रुपये कैश भी जमा करा के आओ, तो वो कॉन्ट्रा एंट्री हो गई बेटा, तो वो भी आएगी अप्रैल 20 कॉन्ट्रा एंट्री। ये आ गई टू कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक बढ़ेगा, टू कैश अकाउंट कॉन्ट्रा बैंक में, और बाय बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा कैश में अप्रैल 20। बात समझ में आ गई। तो नीरज का चेक आप बाद में जमा करा के आए तो यहाँ आ जाएगा, और साथ में कैश जमा करा के आए तो कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। कॉन्सेप्ट याद रखो बेटा, कुछ भी नए ट्रांजेक्शन नहीं आएगी। पेड टू सुमन बाय चेक, सुमन को आपने चेक दे दिया 2,500 रुपये का, ठीक है जी। तो ये आ गया बाय सुमन, चेक दिया आपने 2,500 रुपये का। गॉट इट। बस अब कुछ भी नहीं बचा इस क्वेश्चन में, सारा हो गया। सुमन चेक रिटर्न्ड ऑन टेक्निकल ग्राउंड, उसको पैसा देना पड़ गया। आपने जो सुमन को चेक दिया था वो बाउंस हो गया तो यहां पर आ गई, देखो इसकी उल्टी एंट्री करनी पड़ेगी, टू सुमन। मुझे लगा पैसा कट जाएगा बैंक में, देखो जबकि मेरे बैंक में पैसा है, लेकिन वो टेक्निकल ग्राउंड के कारण बाउंस हो गया, तो वो पैसा नहीं कटा। लेकिन अब आपको सुमन को पैसा तो देना है ना, आपने कैश दिया उसको, क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं रहा, तो चेक ले ही नहीं रही, अब आप कह रहे हो चल कैश ले जा बहन। सुमन को चेक दिया था, इधर आ गया, बाउंस हो गया, फिर इधर आ गया, उल्टी एंट्री, और फिर हमने उसको पैसा दिया, तो बाय सुमन कैश में आ गई। ठीक है जी, सिंपल सा पंगा है। बैंक चार्ज बाउंसिंग चार्जेस, बैंक ने कहा भैया चेक बाउंस हुआ तुम्हारा, चार्जेस काटेंगे तुम्हारे, तो यहाँ पर आ गया बैंक चार्जेस, बाय बैंक चार्जेस। 300 रुपये बैंक ने मेरे खाते से काट लिए, इतना तो हक है उसका। फिर बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, मैंने क्या रखा भैया मैं भूल जाता हूँ, मेरी LIC भर दिया करो, तो उसने मेरी LIC भर दी 2,500 रुपये में अप्रैल 29 को। तो डेट एक आध तो डाली दूँ, तुम बोलोगे भैया बिल्कुल ही। तो बाय इंश्योरेंस प्रीमियम
कितने का भर दिया? 2500 रुपये का चेक से, मतलब बैंक से चला गया ना। ओके जी। और फिर निगम पेड इनटू बैंक डायरेक्टली, इंटीमेशन रिसीव्ड ऑन द सेम डेट। आपको पता है आप मेरे बैंक में पैसा डाल सकते हो। अगर मैं यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर लिख दूँ तो तुम मेरे बैंक अकाउंट IFSC कोड लिख दो तो तुम मेरे अकाउंट में पैसा डाल सकते हो। यार ऐसे तो करते हैं हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो मेरा फ़ोन नंबर पता होगा तो भी तुम मेरे को पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे कर सकते हो। तो निगम ने हमारे बैंक में डायरेक्टली जमा करा दी और इंटीमेशन मुझे उसी दिन मिल गई थी। अप्रैल 30 को मुझे पता चल गया था। तो यहाँ पर अप्रैल 30 को मिले हैं ना, तो टू निगम बैंक में आ गया 5000 रुपया। ठीक है जी, टोटलिंग कर लेंगे, समझ में आ गया। मेन है भैया वो चेक वाली ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रा एंट्री, 4-5 ट्रांजैक्शन खराब है, बाकी आप देखो पूरा क्वेश्चन आपके सामने किया है। आप बाकी क्वेश्चन भी कर लो, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, सब यहीं का यहीं है। सब आसान सा टॉपिक है, कोई मुश्किल चैप्टर नहीं करा, चैप्टर नहीं है, बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है। क्लियर है? अच्छा जी, तो ये था बेटा 2 कॉलम। मैं फिर बोलूँगा वीडियो को यहीं रोके, कम से कम 2 क्वेश्चन आप इसके यहाँ कर लें और फिर अगला टॉपिक पे चलें, पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो कई सिलेबस में, कई स्कूलों में इसको हटा दिया जाता है, लेकिन काफ़ी अच्छा है। पेटी कैश बुक का मतलब क्या है? पेटी मतलब छोटा, कैश बुक यानी छोटे खर्चों की कैश बुक। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, एक सेकेंड, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, सवाल छोड़ो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मान के चलते हैं कि मैं एक बहुत बड़े बिजनेस का मालिक हूँ, मान के चलते मैं हूँ चलो मान के चलते हैं बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून हूँ, ठीक है? एक सेकेंड। बहुत बड़े बिजनेस का मालिक हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मर्सिडीज से उतरा, गुची सूट पहना हुआ है, रोलेक्स वॉच, अरमानी परफ्यूम, डायोर, क्रिश्चियन डायोर गॉगल लगा हुआ है, ठीक है जी, और डॉल्चे गबाना के मैंने जूते पहने हुए हैं। आसपास मेरे 3-4 सेक्रेटरी चल रहे हैं, सर आज ये मीटिंग है, चाइना से डेलीगेट्स आए हुए हैं सर, हमारा माल उनको पसंद आ गया है, बस आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। मैंने कहा लेट्स गो। मैं अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में गया, चाइना के चिंग चोंग पिंग बैठे हुए थे, मैंने उनसे मुलाकात की। मैंने कहा ऐसा करो भैया, इधर आओ, स्टाफ में से बुलाया, मैं इनको हिंदुस्तानी चाय पिलाओ और इनको हिंदुस्तानी मोमोज खिलाओ, जो हमने इनके फ्यूजन किया है ना यहाँ पर, फ्राइड मोमोज खिलाओ इनको, ऐसा करो तंदूरी मोमोज खिलाओ इनको। मैं कहा जाओ लेकर आओ, साथ में चाय बनाना बढ़िया अदरक वाली। तब तक मैं बात कर रहा हूँ, इतने में आया, कहता सर एक सेकेंड। मैंने कहा भाई बोलो। काम कर रहा हूँ, इतना करोड़पति अरबपति आदमी काम कर रहा है। वो आया, कहता सर कान में, सर वो ना जरा 100 का नोट देना, वो दूध खत्म हो गया है सर। क्या इज्जत रह जाएगी मेरी समझ रहे हो? तो यहां पर क्या होता है, अब जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे पास 3 ऑफिसेस हैं, साइंस एंड फन नोएडा 63 सेक्टर, OSR अकेडमीज 2 ब्रांचेस, सेक्टर 5 रोहिणी, सेक्टर 7 रोहिणी। तीनों में ऑब्वियस सी बात है ऑपरेशनल, अभी मैं यहाँ पर हूँ, देखो ना, चलो अभी तो खैर सुबह के 7, 7:30, 8 बज रहे हैं, मैं अभी यहाँ पर हूँ, लेकिन मैं ऑब्वियस सी बात है अगर मैं घर पर हूँ या मैं वहाँ नहीं हूँ या मैं वहाँ हूँ भी और क्लास ले रहा हूँ, जैसे मेरे यहाँ पर एक लक्ष्य नाम का भाई जैसा है मेरा, वो काम करता है, मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना ऑफलाइन सेंटर में, उसको कहता हूँ मैं बस ये इशारा करना है, उसको पता है क्या क्या करना है, उसको मालूम है, मैं उसको बस यूँ करता हूँ भाई, तो उसका मतलब है कि भाई कॉफ़ी ले आया यार स्ट्रॉन्ग, उसको पता है मैं कैसी कॉफ़ी पीता हूँ, मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, तो उसको पता है कि मैं विदाउट शुगर और स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी डबल सैशे फाड़कर वो जाता है, गरम गरम एक कॉफ़ी बनवा कर लेकर आता है, हमारे ऑफिस के पास ही कॉफ़ी बनती है, ठीक है ना, बहुत प्यारी कॉफ़ी होती है, तो उसको पता है कि वो कॉफ़ी, सर को कॉफ़ी चाहिए। अब मैं उसको बोलूँ कि भाई कॉफ़ी ले आ, 2 मिनट रुक जा, खुले क्वेश्चन आड़ा पड़ा है, पीछे पीछे इंटीग्रेशन चल रहा है, बच्चे बैठे हुए हैं, ऑनलाइन क्लास चल रही है, और मैं बीच में से 500-100 का नोट निकाल के उसको दे रहा हूँ, क्या है, तो उसके पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ पैसे पड़े रहते हैं, उसको बोलते हैं पेटी कैश, और उसको बोलते हैं कि भैया इसका हिसाब रखा कर। तो पेटी कैश बुक कुछ नहीं है, मे बी मेंटेन बाय द सिंपल ऑर्डिनरी सिस्टम और बाय इम्प्रेस। तो दो तरीके से आप इसको बना सकते हो, एक है ऑर्डिनरी और एक है इम्प्रेस्ड। इन केस ऑफ सिंपल पेटी कैश बुक, पेटी कैशियर इज गिवन एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ कैश एंड आफ्टर स्पेंडिंग द अमाउंट ही सबमिट्स द पेटी कैश अकाउंट एंड द हेड कैशियर। अब देखो ये तो ऑब्वियस बात है, एक तो बड़ा कैशियर हो गया और एक हो गया।
आप अपने बिजनेस में, अगर आपका स्मॉल स्केल बिजनेस है, किसी को भी अपॉइंट कर सकते हो, किसी को भी अपॉइंट कर सकते हो और बोल सकते हो भाई ये पैसा रख और सारे खर्चे तू कर लियो, झाड़ू पोछा फिनाइल, बल्ब खराब हो गया, एमसीबी फूक गई, सर हम क्लास ले रहे हैं यार, तुम्हारी एमसीबी फूक गई, तुम जाके ठीक करा लो यार 100-500 का। भाई देखो मैं यहाँ लाखों कमा रहा हूँ, करोड़ों कमा रहा हूँ, तो मैं हजारों के खर्चों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। ठीक है, रीजनेबल खर्चा करो, जेन्युइन खर्चा करो, झूठ मत बोलो। तुम्हें वहां जाना है, पेट्रोल डलाना है, मैं थोड़ा तुमको बोलूँ भैया ले 300 रुपये पेट्रोल डला के आई हो, तो डलवा ले यार, मुझे हिसाब बता दियो मंथ एंड में ये ले 5,000 पकड़, काम कर लो। जब हो जाएगा एक महीने के एंड में तो आ जाइए बाबूजी 4,000 रुपये खर्च हो गए, 1,000 बचे। मैं कहा ले बेटा 4,000 और पकड़, फिर आगे 5,000। उसको बोलते हैं इम्प्रेस्ड। यहां पर क्या है, कुछ पैसा दे दोगे खर्चा हो जाएगा। इम्प्रेस्ड का मतलब क्या होता है, अंडर दिस सिस्टम एन एस्टिमेटेड इज मेड ऑफ अमाउंट। अब जैसे मैंने मान लेते हैं लक्ष्य को बोला कि भैया हर महीने की पहली तारीख तेरे को तेरे को सैलरी तो जाएगी जाएगी, 5,000 रुपये पेटी कैश का दूंगा, क्योंकि तू ही मैनेज कर रहा है भाई मेरे पीछे से तो अकेडमीज, ठीक है ना। और ऐसे ही नोएडा 63 सेक्टर में भी, ऐसे ही सेक्टर 5 में भी, तो वहां पर तीनों बंदों को, जसपाल, उमरेश नाम है शायद उनका, और एक है लक्ष्य, तो इन तीनों को मैंने पैसे पैसे दे रखे हैं कि भैया जाओ और क्या कर लो, खर्चा कर लो। तो मान लेते हैं कि मंथ के स्टार्टिंग में उनका एस्टिमेट पता चल गया कि भैया इस ऑफिस, ऑब्वियस बात है नोएडा ऑफिस बड़ा है तो वहां खर्चे ज्यादा है, सेक्टर 5 बहुत छोटा है तो उसके खर्चे बहुत छोटे हैं, सेक्टर 7 मॉडरेट है, 2 ब्रांचेज हैं, 2 हॉल्स हैं, सारे टीचर्स वहीं आते हैं ज़्यादातर, तो वहाँ खर्चे और ज़्यादा हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर हम उस हिसाब से जैसे 1,000 रुपये, 5,000 रुपये, 20,000 रुपये, मान लो ये मैंने इम्प्रेस बनाया, इम्प्रेस मतलब एक अमाउंट तय किया। अब मैं इनको मंथ के स्टार्टिंग में देता हूँ, अब मंथ एंड पे आकर ये मेरे को पूरा खर्चे का हिसाब बताएंगे। मान लो लक्ष्य के पास, जिसको मैं हर महीने 5,000 दूंगा, उसके पास 4,000 रुपये खर्च हो गए, 1,000 रुपये बचे, तो फिर मैं अगले महीने उसको 4,000 रुपये दूंगा, फिर उसके पास कितना पैसा हो गया, 5,000 हो गया। ऐसे अगले महीने मान लो उसके पास 2,600 रुपये बचे, तो 2,400 रुपये और देके फिर उसके पास कितना हो गया, 5,000 हो गया। तो इम्प्रेस्ड का मतलब ये, इसको पढ़ लेना, ब्ला 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 वही लिखा है, पीरियोडिकली वो बनता रहेगा, ठीक है जी। दस ही विल अगेन हैव द फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ द न्यू पीरियड, फिर 5,000 हो गए। दिस अमाउंट इज कॉल्ड इम्प्रेस्ड मनी। दिस सिस्टम ऑफ पेइंग द एडवांस इन द बिगिनिंग एंड रीइंबर्समेंट द अमाउंट स्पेंड फ्रॉम टाइम टू टाइम इज कॉल्ड द इम्प्रेस सिस्टम, ठीक है जी। तो इसका क्वेश्चन बताएं, अब फॉर्मेट बताते हैं तुमको, ये रहा फॉर्मेट जी, ठीक है जी। हम उसको बोलेंगे ये पेटी कैश बुक का एनालिटिकल फॉर्मेट, कितने पैसे हमने उसको दिए, डेट आ जाएगी, वाउचर नंबर। बड़ी बड़ी कंपनी में वाउचर बनता है कि भैया 20 रुपये की चाय पी के गए हो ना, तो 20 वाले चाय वाले साइन करा लो और एक वाउचर फटवा लो, ठीक है जी। लेकिन छोटी छोटी, जैसे मेरे यहाँ पर मैंने उससे बोलता है भैया कॉफ़ी वाले से हिसाब लेकर आ, भाई मैं कैसे मान लूँ तू 50 की कॉफ़ी लाया, 60 की लाया। अगर मैं इन बातों में इन्वॉल्व हो जाऊँगा तो शायद गलत हो जाएगा। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज में एक्चुअली मालिक के और पेटी कैशियर के बीच में एक हेड कैशियर होता है, तो हेड कैशियर को जवाब देना होता है। तो हेड कैशियर आई रखता है पेटी कैशियर पर कि भैया वो सही खर्चा कर रहा है या झूठ बोल रहा है, कि भैया अगर वो पेट्रोल डलाया उसने 300 का और लिख दिया 500, तो अब भी से बात है, इसमें धांधले करने हैं तो कर लेगा, वो बिल 500 का बनवा लेगा। अब उसके अंदर तो किसी को नहीं परख सकते, ठीक है ना। लेकिन पेटी कैश का हिसाब ऐसे ही रखा जाता है। पर्टिकुलर आ जाएगा टोटल पेमेंट। अब यहाँ पर कुछ कॉलम खुल जाएंगे, आप इन कॉलम को याद भी रख सकते हो या जैसे जैसे आते रहेंगे वैसे वैसे आप खोल भी सकते हो। जैसे कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी, पोस्टेज, रिपेयर, टेलीफोन, इसके अलावा और कोई है तो यहाँ पर कहाँ डाल देंगे, हम सन्ड्रीज में डाल देंगे। कैसे बनाते हैं, आओ एक क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है, रंजन मेंटेन अ कॉलमनर, ये कॉलमनर यानी एनालिटिकल पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस सिस्टम। द इम्प्रेस्ड अमाउंट इज 5,000। हर महीने की शुरुआत पे, हर हफ्ते की शुरुआत पे जो भी होगा 5,000 होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, हर हफ्ते का है, 12 सितंबर का आपको बनाना है। बैलेंस इन हैंड कितना था, 1,349 रुपया। तो और कितना दे दोगे, 3,651, 3,651 रुपये दे दोगे तो 5,000 बन जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो सितंबर 7, तो यहां पर डेट आ गई सितंबर 7 टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना था बेटा 1,349, और सितंबर 7 को ही आपने रीइंबर्समेंट कर दी टू कैश, कितना दे दिया होगा 3,651, तो टोटल 5,000 बन गया बेटा उसके पास। अब उसके बाद आपने खर्चे करने शुरू कर दिए। पोस्टेज करी कितने की, 123 रुपये की। स्टेशनरी करी आपने 321 रुपये की। तो यहाँ पर आ गया बाय पोस्टेज,
अकाउंट बाय स्टेशनरी अकाउंट कितना आया 123 321। तो अब पोस्टेज में आ गया, पोस्टेज में 123, स्टेशनरी में आ गया, स्टेशनरी में 321। इतना ही सिंपल है। और डेट हमारी 7 और 7 ही चल रही है। इसके बाद क्या कह रहे हैं भैया, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस 126, मिसलेनियस एक्सपेंस 11। तो बाय कन्वेंस बाय मिसलेनियस ये 8 तारीख, ये है कितना भैया, अमाउंट देख लो, एक है 11 और एक है 126। कन्वेंस में आ गया, मिसलेनियस में सन्ड्रीज में चला जाएगा 11, एकदम अमाउंट के सामने। अरे कुछ नहीं है यार, ये आज की डेट में साइंस फील्ड वाला मैं कह रहा हूँ ना, जो लक्ष्य है वो कॉमर्स बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन वो बिल्कुल बना लेता है। मतलब मैं से बनवाता नहीं हूँ, लेकिन अगर बनवाने को बोले तो है ही कैसे बनाने में। तो पैटी इसलिए हटा देते हैं क्योंकि देखो, जो टीचर कहता है ना आपको पैटी कैश बुक सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उनका एक विजन है, क्या तुम बड़े अकाउंटेंट बनोगे, छोटे पैटी कैशियर नहीं बनोगे, तुम तो बनोगे कौन से अकाउंटेंट, बड़े अकाउंटेंट। लेकिन मैं उनको ये कहता हूँ, बड़े अकाउंटेंट बनने के बाद पैटी कैश बुक पढ़नी नहीं आती तो क्या फ़ायदा बनाया कोई, तुम्हें पढ़नी तो आनी चाहिए, सही लिखा हिसाब की नहीं लिखा। तो इसलिए हम सिखाते हैं, अपना अपना फ्लेक्स है। एंटरटेनमेंट कितना भैया, 72 रुपये। अब एंटरटेनमेंट में कुछ भी हो सकता है, एंटरटेनमेंट 72 रुपये। अब यहाँ पे एंटरटेनमेंट का कोई कॉलम नहीं है, वो भी हम सन्ड्रीज में डाल देंगे। ओके, इसके बाद क्या कह रहे हैं, 9 सितंबर को रिपेयर हुई है, तो ये हो गई बाय रिपेयर, ये हो गई बेटा बाय रिपेयर। रिपेयर कितने की हुई है, 1567, तो रिपेयर आ गया 1567 और रिपेयर का कॉलम खुला हुआ 1567। ठीक है जी, समझ गए, डाल देंगे। डालने के बाद क्या करना भैया, टोटल मारना है और कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो इधर का टोटल आमने सामने होता है, फिर यहाँ से लेकर इन सब का टोटल। मैं बाकी एंट्री छोड़ दी है भाई, ठीक है ना, करा देता हूँ ओरली कि पोस्टेज में जाएगा, ट्रैवलिंग कन्वेंस में चला जाएगा, मिसलेनियस सन्ड्रीज में चला जाएगा, पोस्टेज में, रिपेयर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सारे कॉलम आपके भर जाएंगे, टेलीफोन खाली रहेगा और कार्टेज खाली रहेगा, है ही नहीं ना कोई। ठीक है जी, अब यहाँ पर हम टोटल करेंगे, यहाँ का टोटल आया हमारा 5000 और मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने टोटल नहीं किया, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर भी वैसे 5000 ही आएगा और ये टोटल आता है तुम्हारा 4000 रुपया। तो 1000 रुपये आपका क्या बच जाएगा, बैलेंस CD। क्या बच जाएगा, बैलेंस CD। और यहाँ पर एग्जैक्टली वही अमाउंट आएगा जो है, एग्जैक्टली वही अमाउंट आएगा जो है, ठीक है, जो टोटल करने के बाद आएगा, एग्जैक्टली 83 आ जाएगा। ठीक है जी, बन गई पैटी कैश बुक, कुछ भी नहीं है। एक आधा क्वेश्चन इसका कर लेना, ज़्यादा करने की नीड नहीं है। सबसे ज़्यादा फोकस 2 कॉलम कैश बुक, कम से कम 10 क्वेश्चन करने हैं, कम से कम 10 क्वेश्चन करने हैं आज ही, कम से कम 10 क्वेश्चन आज कर लो, काम हो जाएगा। कोई भी एंट्री में डाउट आता है, कोई भी सिंगल एंट्री में तुम्हें डाउट आता है, मैं लाया हूँ स्लाइड तुम्हारे लिए, नाउ इट्स योर टर्न। मैं भूल गया, मैं इसको लाया था। तो नाउ इट्स योर टर्न, 10 क्वेश्चन करने हैं 2 कॉलम कैश बुक के, 2 क्वेश्चन करने हैं सिंपल के, 2 क्वेश्चन करने हैं पैटी के। ये 14 क्वेश्चन कर लो, मज़ा आ जाएगा। कोई भी एंट्री में डाउट हो कमेंट में लिख देना, उसका जवाब 1 दिन के अंदर मिल जाएगा। ट्राई करूँगा उससे ही पहले देने की, क्योंकि सारे कमेंट्स में पढ़ता हूँ। जो भी आपका एंट्री में डाउट आएगा वो मैं वहीं पर ही सॉल्व कर दूंगा। बेटा इसको डेबिट क्यों करना है, क्रेडिट क्यों करना है, क्या लिखना है, मैं आपको लिख के दूंगा, मेरे पास एक्सेस है। ठीक है जी, क्लियर है। अगला चैप्टर कौन सा चाहिए ये भी बता दो, वैसे अदर बुक्स करना चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी आपको कुछ और चाहिए तो वो भी बता दो, वो भी करा देंगे। ठीक है जी, मिलूंगा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। उम्मीद रखता हूँ चैप्टर समझ में आया होगा। बाय बाय।